हेलो बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई के बारे में और हमने यह देखा था कि 3 भाग हैं कोशिका के। एक कोशिका झिल्ली होती है, दूसरी होती है कोशिका द्रव्य और उसके बाद केंद्रक। कोशिका झिल्ली के बाहर जो पौधों की कोशिकाएं हैं उनमें एक और परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वह मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है और यह पौधों में जो मजबूती होती है, संरचनात्मक दृढ़ता होती है, वह इसी सेलुलोज के कारण होती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित जो आंतरिक पदार्थ है वह संकुचित हो जाता है और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कोशिका का आकार तो बना रहता है लेकिन क्या होता है कि जीव द्रव्य बाहर निकल जाता है और आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कैसे? एक क्रियाकलाप दिया गया है। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखने पर इसकी जो है स्लाइड देखने पे एक हाई लेवल की सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे हरे कण दिखाई देते हैं। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और इसमें एक हरा पदार्थ भरा होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। सभी पत्तियों में यह पाया जाता है। स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन जब डालते हैं और उसके बाद देखते हैं तो क्या होता है कि रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालते हैं और इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाती हैं। अब पत्ती को स्लाइड पर रखकर देखते हैं और उसे क्या दिखाई देता है कि जब इसे हम नमक एवं या शक्कर के सांद्र विलयन में रखते हैं तो इसमें जीव द्रव्य हमें नहीं दिखाई देता है, मतलब जीव द्रव्य बाहर निकल जाता है। यह हमारा क्रियाकलाप है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति बची रह जाती है, कोशिका झिल्ली नष्ट हो जाती है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तन विलयन में, अल्प परासरणता विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। या कोशिका भित्ति उसको फटने नहीं देती है, बाहर से सपोर्ट देने का काम करती है किसी भी अल्प परासरणता विलयन में। ऐसे माध्यम में कोशिका परासरण भित्ति द्वारा पानी ग्रहण करती रहती है और कोशिका फूल जाती है। तो कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है और कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। जब कोशिका के भीतर पानी जाता है तो कोशिका झिल्ली जो है वह फूल जाती है। वह कोशिका झिल्ली के बाहर ही कोशिका भित्ति होती है, वह कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है। तो जितना दबाव कोशिका भित्ति पर कोशिका झिल्ली अंदर से कोशिका डालती है उतना ही कोशिका भित्ति भी उस पर दबाव डालती है समान रूप से। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं जो हैं वह जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा जो है वह अधिक दबाव सहन कर लेती हैं। इसके बाद कोशिका झिल्ली के बाद हमने कोशिका में देखा था केंद्रक होता है एक भाग कि प्याज की झिल्ली की जब हम अध्ययन कर रहे थे। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ जो गहरे रंगे वाले भाग होते हैं वह उन्हीं में से एक भाग को हम केंद्रक कहते हैं और इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है। केंद्रक कोशिका के भीतर पाया जाने वाला एक भाग है या जिसके चारों ओर एक दोहरे परत का एक अस्तर होता है, दोहरी लेयर का, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वह केंद्रक के बाहर आ जा सकता है। कोशिका द्रव्य वह केंद्रक और कोशिका द्रव्य में आपस में उस छिद्र के माध्यम से जुड़ाव बना रहता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना जो होती है वह उसके माता पिता के डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगले संतति में जाते हैं।
क्रोमोजोम इसी डीएनए में ही होते हैं। डीएनए ही जो है वह क्रोमोजोम की संरचना करते हैं संकुचित होकर के, और यह जो क्रोमोजोम होते हैं वह डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी सूचनाएं संरक्षित होती हैं। डीएनए की क्रियाकलाप, जो क्रियात्मक खंड होते हैं जो कि क्रियाकलाप को उसको करते हैं, उन खंडों को जीन कहा जाता है। तो क्रोमोजोम होता है किसके भीतर? केंद्रक के भीतर, और यह क्रोमोजोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। डीएनए पर छोटे छोटे क्रियात्मक खंड पाए जाते हैं। इन क्रियात्मक खंडों को जीन कहा जाता है। यह और जो कोशिकाएं विभाजित हो रही होती हैं उनमें यह डीएनए जो है वह क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं का एक जटिल पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होती है तो यह क्रोमोजोम के रूप में संगठित हो जाता है, अन्यथा जो नहीं विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं उनमें यह क्रोमैटिन धागों के रूप में परिवर्तित होकर पड़े रहते हैं। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाएं बनाती है, और यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं उनका भी नियंत्रण केंद्रक करता है। तो कोशिका विभाजन में और कोशिका के भीतर चलने वाली रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम केंद्रक करता है। जो भी रासायनिक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती हैं, कह सकते हैं कि उसका पूरा दिशा निर्देश केंद्रक ही देता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ छोटे जो जीव होते हैं उनमें उनकी कोशिका का जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है बहुत कम स्पष्ट होता है, उनमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो एक जगह पे फिर भी सारा डीएनए जो होता है वो एक जगह पर ही संगठित रहता है, भले ही केंद्रक झिल्ली उसके चारों ओर नहीं होती है। बैक्टीरिया में इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। इस अस्पष्ट केंद्रक वाले क्षेत्र में ही क्रोमैटिन पदार्थ होता है, और ऐसे क्षेत्र को जहाँ पे क्रोमैटिन पदार्थ होता है ऐसे क्षेत्र को हम केंद्रकाय कहते हैं। और यह केंद्रकाय में ही क्रोमैटिन पदार्थ एकत्रित रहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन सभी जीवों को प्रोकैरियोटिक, प्रो अर्थात आदि या पूर्व, और कैरियोट अथवा केंद्रक वाले, आदि केंद्रक वाले जीवों को हम प्रोकैरियोट के नाम से जानते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली के आधार पर भी हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, कौन से प्रोकैरियोटिक हैं, कौन से यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऐसे अंगक के जो कार्य होते हैं वह कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल एक झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल एक कोशिकांग होता है प्लास्टिड, उसके रूप में संगठित होता है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। कोशिका द्रव्य या तो केंद्रक हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कोशिका द्रव्य। हमने प्याज की झिल्ली का जब अवलोकन किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखता है जो कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा रहता है। इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कहने का मतलब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो भी द्रव्य भरा रहता है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य में घूमते रहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा कोशिकांग और केंद्रक सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। जो कोशिकीय अंगक पाए जाते हैं वह उनके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं पाए जाते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त
कोशिकांग नहीं पाया जाता है, ना ही केंद्रक पाया जाता है। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसे जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेते हैं। झिल्ली ना होने के कारण वायरस निर्जीव के रूप में पड़े रहते हैं जब तक कि यह किसी जीवित कोशिका के भीतर नहीं पहुंचते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य, साथ में जीव द्रव्य। इसी से ही कोशिका का निर्माण होता है और कोशिकाएं जीवित अवस्था में अपना जीवित होने का गुण प्रदर्शित करती हैं। तो यह था आज का लेक्चर कि इसमें हमने कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा, केंद्रक के बारे में पढ़ा और साथ ही यह देखा कि कोशिका भित्ति का, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ा गया। कोई भी चीज़ें इसमें से आपको क्लियर नहीं होती हैं तो आप उसको बार बार वीडियो देखें, पीडीएफ को पढ़ें, और फिर भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो फ़ोन करके या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।